नमस्कार, एनबी न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ मुस्कान। तो एनबी न्यूज के स्पेशल बुलेटिन में स्वागत है आपका। खबर की ओर रुख करेंगे, मुद्दे पर चर्चा कर लेते हैं और उसके बाद पैनल से चर्चा करेंगे। कोरोना वायरस की दूसरी लहर ने अप्रैल और मई में भारत में जमकर तबाही मचाई है। इस लहर का असर अब कुछ हद तक कम होने लगा है, जब देश में नए मामलों की संख्या में कमी आई है। लेकिन अभी भी मौतों का आंकड़ा चिंता बढ़ा रहा है, क्योंकि ये अभी तक पूरी तरह से कम नहीं हुआ है। हाल ये है कि पिछले 13 दिनों में देश में 50,000 से ज्यादा मौतें हो गई है और मौतों का आधिकारिक आंकड़ा भी 3 लाख को पार कर गया है। देश में मई में कुछ हद तक नए मामलों में कमी आई है। जो नए केस पहले 4 लाख के आंकड़ों को छू रहे थे, वो अब फिर से 2.5 लाख के आसपास पहुंच गए हैं। हालांकि मौतों का आंकड़े का औसत 4,000 के इर्द गिर्द ही घूम रहा है। अगर बात सोमवार की करें तो देश में 4,454 मौतें दर्ज की गई हैं। देश में औसतन हर रोज 4,000 के करीब ही मौतें हो रही हैं। चिंता की बात यह है कि बीते 2 हफ्ते में ही मौतों का कुल आंकड़ा 2.5 लाख से 3 लाख को पार कर गया है। भारत इस वक्त दुनिया में कोरोना का एपिसेंटर भी बना हुआ है, क्योंकि सबसे ज्यादा नए केस यहीं से आ रहे हैं। वहीं मौतों के मामले में भी अब भारत दुनिया का तीसरा सबसे प्रभावित देश बन गया है। अमेरिका, ब्राजील, इसके बाद अब कोविड से सबसे ज्यादा मौतें भारत में हुई हैं। आपको बता दें कि एक्सपर्ट्स के मुताबिक भारत में कोरोना की दूसरी लहर का असर जुलाई तक खत्म होने लगेगा, लेकिन तीसरी लहर की भी चेतावनी दे दी गई है, जो 6 महीने बाद आ सकती है। लेकिन अभी कोरोना के साथ ब्लैक फंगस ने भारत की चिंता बढ़ाई हुई है, जिससे करीब 9,000 मामले सामने आए हैं। चलिए, तो इसी बीच केरल से इस वक्त की बड़ी खबर सीधे आपकी टीवी स्क्रीन पर बता दें। आपको इस वक्त की बड़ी और अहम खबर पहुंचा रहे हैं आप तक। केरल में आज से 15वीं विधानसभा का पहला सत्र शुरू हुआ है। बड़ी और अहम खबर, नए विधायकों को शपथ दिलाई जाएगी। 15वीं ये विधानसभा शपथ है, जिसका आज से कार्यक्रम शुरू हो चुका है। प्रोटेम स्पीकर बने केरल से इस वक्त की बड़ी खबर बता रहे हैं आपको। विधानसभा में नए अध्यक्ष का चयन 25 मई को किया जाएगा। बड़ी और अहम खबर केरल से, जहां पर 28 मई को राज्यपाल आरिफ मोहम्मद सरकार की नीतियों के बारे में बताएंगे। आज से सत्र शुरू हो चुका है। वित्त मंत्री के एन बालगोपाल 4 जून को संशोधित उन्होंने ये किया था और आज से ये सत्र शुरू हो चुका है। केरल में आज से 15वीं विधानसभा का पहला सत्र शुरू हुआ है, जिसमें एक बार फिर से नए विधायकों को शपथ दिलाई जाएगी। बड़ी और अहम खबर सीधे केरल से आपकी टीवी स्क्रीन पर आप तक पहुंचा रहे हैं। प्रोटेम स्पीकर बने कुन्नामंगलम के विधायक पीटीएम रहीम ने उन्हें शपथ दिलाई है। बड़ी और अहम खबर बता रहे हैं आपको, केरल से विधानसभा में नए अध्यक्ष का चयन 25 मई को किया जाएगा, यानी कि कल विधानसभा के नए अध्यक्ष का चयन किया जाएगा। 28 मई को राज्यपाल आरिफ मोहम्मद सरकार की नीतियों के बारे में जनता को बताएंगे। वित्त मंत्री के एन बालगोपाल 4 जून को 22/2021 को संशोधित किया गया था ये। और केरल से इस वक्त की बड़ी खबर बता रहे हैं आपको, आज से 15वीं विधानसभा का पहला सत्र शुरू हो गया है, जहां पर नए विधायकों को शपथ दिलाई जाएगी। तस्वीरें भी आपकी टीवी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं। नए विधायकों को शपथ दिलाने का ये मामला। चलिए, तो बात एक बार फिर से मुद्दे की कर लेते हैं। कोरोना का प्रकोप लगातार बढ़ता जा रहा है, लेकिन हमारा मकसद आपको डराना नहीं, बल्कि आपको सावधान करना है, ताकि बच्चों को कोरोना के संक्रमण से बचाया जा सके, बच्चों में इसे फैलने से रोका जा सके। लेकिन सबसे पहले हम आपको बच्चों में बढ़ते कोरोना संक्रमण के चौंकाने वाले मामलों के बारे में बताने जा रहे हैं। देश में कोरोना संक्रमण के मामले लगातार कम हो रहे हैं। लोगों को वैक्सीन लगाने का अभियान भी जारी है, लेकिन कोरोना के खिलाफ लड़ रहे डॉक्टर्स और हेल्थ केयर वर्कर्स के लिए एक नई चुनौती अब तैयार है। कोरोना संक्रमण के निशाने पर अब देश के नौनिहाल हैं। बता दें कि राजस्थान के 2 जिलों से बच्चों के कोरोना संक्रमित होने की रिपोर्ट सामने आई है। दौसा में 22 दिन में 300 बच्चे संक्रमित हो गए हैं और सीकर में 83 दिन में 1,757 बच्चे संक्रमित हुए हैं। वहीं मध्य प्रदेश के सागर में 30 दिन में 302 बच्चे संक्रमित हुए हैं, जबकि उत्तराखंड में 20 दिन में 2,044 बच्चों के संक्रमित होने की खबर सामने आई है। हालांकि गनीमत की बात यह है कि इनमें से लगभग सभी बच्चे सामान्य उपचार के बाद ठीक हो गए हैं। हालांकि कुछ जगहों से इलाज के दौरान बच्चों की मौत की खबर भी सामने आई है। मध्य प्रदेश के सागर जिले की बात करें तो वहां पर बच्चों को कोरोना का कहर देखने को मिल रहा है। हालात को देखते हुए प्रशासन अलर्ट मोड पर है।
सागर जिले में पिछले एक महीने में 302 बच्चे कोरोना वायरस से संक्रमित हो गए हैं। यहाँ पर 4 संक्रमित बच्चों की मौत हो गई है। सागर जिले में चाइल्ड कोविड केयर सेंटर तैयार किया गया है। हालात चिंताजनक बताए जा रहे हैं। वहीं इन सभी के बीच उत्तराखंड सरकार की ओर से भी जारी कोरोना संक्रमण के आंकड़ों में चौंकाने वाली बातें सामने आई है। इस साल 1 से 20 मई के बीच उत्तराखंड में 9 साल से कम उम्र के 2044 बच्चे कोरोना संक्रमित मिले हैं। इसके अलावा इस दौरान यहां 8661 ऐसे संक्रमित मिले हैं जिनकी उम्र 10 से 19 साल के बीच है। चले तो इसी पर ज्यादा चर्चा के लिए हमारे साथ सत्यप्रकाश सोनी मुंबई से संवाददाता लाइव जुड़ चुके हैं। सत्यप्रकाश, क्या कुछ फिलहाल मुंबई में स्थिति देखने को मिल रही है, क्योंकि अब जो खतरा है वो बच्चों पर आ गया है? जी मुस्कान, देखिए जिस तरह से महाराष्ट्र सरकार ने बाल रोग विशेषज्ञ डॉक्टरों की जो एक टास्क फोर्स टीम तैयार की है, उसको लेकर जो है लगातार महाराष्ट्र सरकार की तैयारी शुरू कर दी गई है। मनपा को साथ में लिया गया है। मनपा को आदेशित किया गया है कि जिस तरह से लगातार महाराष्ट्र में तमाम चाहे वो सरकारी हॉस्पिटल हो या गैर सरकारी हॉस्पिटल हो, वहां जो है इस तरह की अगर सूचना आती है कि कोई बच्चा बीमार है या इस तरह की, तो उसका तुरंत डायलिसिस किया जाए, उसकी जांच की जाए, उसके बाद जो है इलाज किया जा रहा है और इलाज में किसी तरह की कोताही ना हो, इसके लिए टास्क फोर्स टीम की तैनात की गई। हालांकि कल सीएम उद्धव ठाकरे ने टास्क फोर्स टीम के साथ मीटिंग की है। इस मीटिंग में साफ तौर पर कई बड़े अहम फैसले लिए गए हैं, जिसमें सबसे पहले आपको बता दें कि उद्धव ठाकरे ने साफ तौर पर यह कहा कि जिस तरह से पहली कोरोना की लहर में सीनियर सिटीजन प्रभावित हुए थे, उसके बाद जब दूसरी लहर आई, इस दौरान जो है तमाम जो है 18 से 44 के बीच के जो तमाम लोग हैं वो प्रभावित हुए थे। लेकिन अब तीसरी लहर की जिस तरह से जानकारी WHO ने दी है, उसमें बच्चे सबसे ज्यादा प्रभावित होंगे। वो कहीं ना कहीं महाराष्ट्र सरकार के लिए चिंता का विषय है। लेकिन महाराष्ट्र सरकार ने इस पूरे मामले को गंभीरता से लेते हुए ये कहा है कि किसी को डरने की जरूरत नहीं है, महाराष्ट्र सरकार इसके लिए पूरी तरह से तैयार है। और सत्यप्रकाश, जब देश ऑक्सीजन की कमी से जूझ रहा था तो महाराष्ट्र का ही एक मॉडल था जिसने ऑक्सीजन की कमी को महाराष्ट्र में पूरा किया था। जो बीएमसी का मॉडल था उसने काफी ऑक्सीजन की कमी को पूरा किया था और जिसकी सराहना सुप्रीम कोर्ट ने भी की थी। इसी के मद्देनजर इसी कड़ी में अब बच्चे जब अगर प्रभावित होते हैं तो सरकार की और बीएमसी की क्या कुछ तैयारियां और क्या कुछ आगे के प्लान है? देखिए, महाराष्ट्र सरकार ने जब कोरोना के सेकेंड लहर आई थी, उस दौरान ही महाराष्ट्र सरकार ने एहतियातन समय रहते जो है लॉकडाउन लगा दिया था। उस दौरान सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा था कि जब महाराष्ट्र सरकार का जो पैनल है, महाराष्ट्र सरकार की जो तरकीब प्लान है वो कहीं न कहीं कारगर है। ऐसे में महाराष्ट्र सरकार से लोगों को सीख लेना चाहिए। महाराष्ट्र का जो स्थिति है, लगातार मुंबई में जिस तरह से कोरोना की रफ्तार कम पड़ी हुई है, महाराष्ट्र में भी देखिए कम पड़ी हुई है, उसको लेकर कहीं न कहीं एक मॉडल तैयार हुआ कि किस तरह से महाराष्ट्र में प्लान ऑफ एक्शन तैयार किया गया है, किस तरह से लगातार कोरोना की रफ्तार को नियंत्रित किया गया है, उसको लेकर भी कहीं न कहीं लोगों को सीखने की आवश्यकता है। सत्यप्रकाश, ताउते से काफी कुछ प्रभावित हुआ था मुंबई में, लगातार वैक्सीनेशन सेंटर्स को भी बंद कर दिया गया था। फिलहाल वैक्सीनेशन सेंटर की क्या कुछ स्थिति है और वैक्सीन की क्या स्थिति है अभी? देखिए, वैक्सीन को लेकर महाराष्ट्र में लगातार मारा चल रहा है। जिस तरह से लगातार महाराष्ट्र सरकार कर रही है कि केंद्र सरकार अगर सुलभ मात्रा में वैक्सीन उपलब्ध कराती है तो महज 60 दिनों में मुंबई और पुणे में वैक्सीनेशन का काम खत्म कर दिया जाएगा। लेकिन वैक्सीन की उपलब्धता नहीं होने के कारण महाराष्ट्र सरकार ने जितने वैक्सीन सेंटर बनाए गए, उन वैक्सीन सेंटरों को बांट कर, यानी कि किसी को 100 तो किसी को 200 वायल जो है दिया जा रहा है वैक्सीनेशन का काम किया। हालांकि ये सेकेंड डोज होगा और सीनियर सिटीजन को खास करके ध्यान रखा जा रहा है। लेकिन जिस तरह से 18 से 44 साल के लोगों के लिए अब ऐसे में सरकार को उम्मीद है कि जल्द से जल्द वैक्सीन का जो निर्णय है वो केंद्र सरकार ले और तत्काल प्रभाव में वैक्सीन मुहैया करवाए, जिससे सुचारू रूप से लोगों को वैक्सीन दिया जा सके। सत्यप्रकाश, वैक्सीन की ठीक है आपने स्थिति बताई, लेकिन जो तमाम सरकारी हैं, केंद्र सरकार है चाहे कोई राज्य सरकार है, तमाम तरह के दावे यहाँ किए जा रहे हैं कि वैक्सीन की कमी नहीं है, ऑक्सीजन की कमी नहीं है, वेंटिलेटर्स, बेड, किसी चीज की कमी नहीं बताई जा रही है। अब स्पुतनिक भी आ गई है, उसके बाद भी वैक्सीन के लिए अगर मारामारी देखने को मिल रही है तो सरकार आगे का उसका क्या प्लान होना चाहिए? और अगर तीसरी लहर आती है तो इस तरह की मारामारी के बीच हम कैसे तीसरी लहर से निपट पाएंगे? ये बड़ा सवाल है। देखिए मुस्कान, महाराष्ट्र सरकार ने पहले भी कहा है कि कोरोना से बचने का एकमात्र उपाय है वैक्सीनेशन ज्यादा हो। ऐसे में वैक्सीनेशन को लेकर ज्यादा सरकार जोर दे रही है। सरकार चाहती कि जल्द से जल्द ज्यादा से ज्यादा लोगों को वैक्सीन दिया जा सके, लेकिन वैक्सीन नहीं होने के कारण महाराष्ट्र सरकार लगातार चिंता व्यक्त कर रही है। जिस तरह से
कल पालक मंत्री और पर्यावरण मंत्री आदित्य ठाकरे ने भी ये कहा है कि केंद्र सरकार अगर वैक्सीन उपलब्ध कराती है तो महाराष्ट्र और पुणे, मुंबई और पुणे में महज 60 दिनों में लोगों को वैक्सीन दे दिया जाएगा। लेकिन उसके बावजूद भी केंद्र सरकार की तरफ से जो मात्रा चाहिए वो नहीं मिल पा रही है। उसको लेकर महाराष्ट्र सरकार ने टेंडरिंग का व्यवस्था शुरू की है, टेंडर पास करवा रही है मनपा के द्वारा। अगर वो टेंडर पास हो जाता है तो 12 करोड़ जो है वैक्सीन खरीदने की तैयारी में महाराष्ट्र सरकार है। ऐसे में अगर वैक्सीन की उपलब्धता हो जाती है तो महाराष्ट्र सरकार जल्द से जल्द तमाम मुंबईकरों के लिए वैक्सीन जरूर करवा देगी। ठीक है, बहुत शुक्रिया सत्यप्रकाश, तमाम जानकारी के लिए, तमाम बातें आपने बताई। मुंबई की स्थिति से आपको रूबरू करा रहे थे, किस तरह की स्थिति मुंबई में देखने को मिल रही है। वैक्सीन के लिए तमाम तरह की मारामारी देखने को मिल रही है मुंबई में। हमारे संवाददाता सत्यप्रकाश ने भी बताया कि वैक्सीन को लेकर फिलहाल मारामारी है मुंबई में, ऑक्सीजन को लेकर किल्लत नहीं है, लेकिन वैक्सीन की जो स्थिति है, सीएम उद्धव ठाकरे भी कह चुके हैं कि जब तक अगर उनके पास वैक्सीन पूरी आती है तो वो 60 दिन में तमाम वैक्सीनेशन का काम पूरा करवा दिया जाएगा, वैक्सीनेशन ड्राइव चलाकर। लेकिन सबसे बड़ा सवाल कि ये वैक्सीन की कमी कब पूरी होगी। ब्लैक फंगस घेरता जा रहा है कोरोना मरीजों को, और अब सबसे डराने वाली बात ये सामने आ रही है कि बच्चे भी संक्रमित हो रहे हैं। तमाम हमने आंकड़े बताए आपको, कई राज्यों से बच्चों के संक्रमित होने की खबर सामने आई है, और बच्चों का संक्रमित होना कहीं ना कहीं तीसरी लहर की ओर भी संकेत करता है। हालांकि वैज्ञानिकों ने पहले ही चेता दिया था कि तीसरी लहर आएगी और उसमें सबसे ज्यादा बच्चे प्रभावित होंगे, लेकिन अगर तीसरी लहर नहीं भी आई है तो भी बच्चों का इस तरह से संक्रमित होना काफी चिंता का विषय है। किस तरह से सरकार इससे निपटती है, हमारे पास और भारत के पास तीसरी लहर से निपटने के लिए क्या कुछ तैयारियां हैं, ये भी जानेंगे। तमाम पैनल हमारे साथ मौजूद होगा, उनसे चर्चा करेंगे। फिलहाल सबसे बड़े सवाल अभी यही उठ रहे हैं कि वैक्सीन की कमी कब पूरी होगी और देश को तीसरी लहर से किस तरह बचाया जा सकता है। तमाम स्थितियां हमने आपको बताई। राजस्थान के 2 जिलों में बच्चों के संक्रमित होने की रिपोर्ट सामने आई है, दौसा से और सीकर से। दौसा में 22 दिन में 300 बच्चे और सीकर में 83 दिन में 1757 बच्चे संक्रमित हुए हैं। बात मध्य प्रदेश की करें तो मध्य प्रदेश के सागर जिले में 30 दिन में 302 बच्चे संक्रमित हुए हैं, जबकि उत्तराखंड में 20 दिन में 2044 बच्चे संक्रमित हुए। चलिए, तो ज्यादा जानकारी के लिए गौरव मिश्रा हमारे साथ अयोध्या से संवाददाता जुड़ चुके हैं। गौरव, क्या कुछ जानकारी, अयोध्या में क्या कुछ स्थिति है इस समय, वैक्सीन की क्या स्थिति है और अस्पतालों की क्या कुछ स्थिति अयोध्या में देखने को मिल रही है? देखिए, हम आपको बताते चले कि जिस तरीके से कोरोना का जो कहर था वो पूरी तरीके से अपना पैर फंसा चुका था, लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरीके से वैक्सीनेशन का काम अयोध्या जनपद में जारी है, उसको लेकर कहीं ना कहीं जो मौत का आंकड़ा है और मरीजों की संख्या काफी कमियां देखने को मिल रही। मुस्कान, सीधे तौर पर जिला प्रशासन पूरी तरीके से अलर्ट है और स्वास्थ्य विभाग की जो टीम गठित की गई है वो घर घर जाकर लोगों को जागरूक कर रही है और 18+ वाले लोगों को भी वैक्सीनेशन किया जा रहा है। तो लोग भारी संख्या में ऑनलाइन जो है रजिस्ट्रेशन करा करके लोग वैक्सीनेशन करवाने का काम कर रहे हैं। जी मुस्कान। गौरव, वैक्सीनेशन की क्या कुछ स्थिति है, क्या वैक्सीन भरपूर मात्रा में मिल रही है अयोध्या में? देखिए, धर्मनगरी अयोध्या की अगर हम वैक्सीनेशन को लेकर के बात करें तो धर्मनगरी अयोध्या में 13 जिले पे वैक्सीनेशन का काम चालू है। तो जिस तरीके से जो देखा जा रहा है 18+ वाले लोग हैं उनका वैक्सीनेशन का काम पूरी तरीके से सुचारू रूप से प्रारंभ है। एक दिन कभी भी जो है ऐसा नहीं हुआ कि वैक्सीनेशन की कभी किल्लत हो और लोग भारी संख्या में पहुंचकर अपना वैक्सीनेशन करा रहे हैं। जिस तरीके से कोरोना महामारी की बीमारी से लोगों में एक दहशत सा माहौल हो गया था, मौत का आंकड़ा काफी बढ़ता नजर आ रहा था। अगर हम ग्रामीण अंचल की बात करें तो ग्रामीण अंचलों में भी कोरोना के पॉजिटिव मरीजों की संख्या में इजाफा हो रहा था। तो तमाम प्रकार की समस्या को देखते हुए लोग रजिस्ट्रेशन करवा करके अपना वैक्सीनेशन का काम करवा रहे हैं। मुस्कान, गौरव, तीसरी लहर आने वाली है जताया है विशेषज्ञों ने भी, और हमने देखा है कि 3 जो राज्य है वहां भी बच्चे बहुत ज्यादा संक्रमित, उनके बच्चों के संक्रमित होने के मामले सामने आए हैं। हजारों की संख्या में बच्चे संक्रमित हो रहे हैं। तो अगर तीसरी लहर आती है उसके लिए सरकार का आगे का क्या कुछ प्लान है? देखिए, इसके पहले जो है बताया गया था कि जो तीसरी लहर होगी वो काफी भयानक होगी, तो जिसको लेकर के अभी से स्वास्थ्य विभाग द्वारा जो है लोगों को जागरूक करने का काम किया जा रहा है। और सबसे अहम बात ये है कि जो बच्चे हैं वो कहीं ना कहीं ज्यादा संक्रमित होते नजर आ रहे हैं। कहीं तो लोगों को 18 से 44 वर्ष तक वैक्सीनेशन का काम हुआ, लेकिन अब बच्चों के लिए चिंता वाली विषय ये होगी कि बच्चों को कोरोना से कैसे दूर रखा जाए, उनको बच्चे के लिए कैसे उपाय किए जाए। तमाम जो है सोचने वाली विषय, इस पर सरकार को कहीं ना कहीं कितना होगा कि बच्चों को कोरोना वायरस से कैसे बचाया जा सकता है। मुस्कान,
और आगे की क्या कुछ स्थिति है, अस्पतालों की क्या कुछ स्थिति, और आगे का सरकार का प्लान आपने बताया तीसरी लहर के लिए, फिलहाल की जो स्थिति है उससे सरकार किस तरह से निपट रही है? क्योंकि हम लगातार देखते रहते हैं सीएम योगी आदित्यनाथ बैठक कर रहे हैं, लगातार तमाम निरीक्षण वो करते जा रहे हैं कोविड केयर सेंटर्स का, और उनकी आगे की क्या कुछ स्थिति है? प्रदेश की योगी सरकार कोरोना वायरस को हराने के लिए दिन दिन हर जनपदों का दौरा कर रही है और वहां के जो सीएमओ हैं और डीएम हैं उनके साथ वर्चुअल माध्यम से जो है बात कर रहे हैं और जाकर के कोविड के जो हॉस्पिटल बनाए गए हैं वहां का निरीक्षण किया जा रहा है। जिस तरीके से देखा जा रहा है उत्तर प्रदेश में ऑक्सीजन और वेंटिलेटर को लेकर के काफी किल्लतें बनी रहती थी, लेकिन वो सब समस्याएं अब दूर होती हुई नजर आ रही है। जिस तरीके से मरीजों को के लिए काफी समस्या का सामना करना पड़ता था, लेकिन अगर अब हम बात करें तो बेड अब हॉस्पिटल में खाली हो गया और कोरोना के मरीज हैं उनकी संख्या भी कमी देखी जा रही है। मुस्कान, ठीक है, बहुत शुक्रिया गौरव तमाम जानकारी के लिए। तो अयोध्या का भी हाल आपने सुना, मुंबई का और अयोध्या का हाल हम अपने आप को सुनाया है, तमाम तरह की स्थिति आपको बता रहे हैं। यूपी में हालांकि काफी अच्छी स्थिति बताई जा रही है। सीएम योगी आदित्यनाथ जिस तरह से लगातार बैठकों का दौर कर रहे हैं, उनसे काफी कुछ सक्रिय जिस तरह से है वो, तो काफी कुछ फायदा देखने को मिला है। चलिए, तो ज्यादा जानकारी के साथ दिल्ली से हमारे संवाददाता राजीव तिवारी लाइव जुड़ चुके हैं। राजीव, दिल्ली में क्या कुछ स्थिति है? क्योंकि दिल्ली में तो हम लगातार देखते आ रहे हैं ऑक्सीजन, बेड और वैक्सीन की कमी लगातार बरकरार है, तो फिलहाल की क्या कुछ स्थिति है अभी कोरोना की दिल्ली में? दिल्ली के अंदर की बात करें तो दिल्ली के अंदर कहीं ना कहीं कोरोना की जो रफ्तार है उसमें जरूर ब्रेक लगाया और कहीं ना कहीं जो आंकड़े हैं वो भी कहीं ना कहीं घटते हुए नजर आ रहे हैं। लगातार दिल्ली सरकार कोशिश कर रही है कहीं ना कहीं तीसरी लहर से बचाव के लिए और कहीं ना कहीं तीसरी लहर से बच्चों को बचाने के लिए, तो कहीं ना कहीं अभी भी स्थिति जारी है और लोग लगातार दिल्ली सरकार ने फिर लॉकडाउन बढ़ा दिया गया है, क्योंकि अभी तक लगता है कि जो कोरोना की जो रफ्तार है जिसमें कंट्रोल हुआ है वो कहीं ना कहीं उसमें लापरवाही ना हो जाए, इसीलिए 31 मई तक के लिए लॉकडाउन लागू किया गया है। और बात करें जिस तरीके से वैक्सीन की, तो वैक्सीन की प्रक्रिया भी कहीं ना कहीं जारी है और कहीं ना कहीं केंद्र सरकार से बार बार कहा जा रहा है कि वैक्सीन दिल्ली को उपलब्ध कराई जाए, मगर अभी तक केंद्र सरकार की तरफ से वैक्सीन नहीं उपलब्ध कराई है और इसीलिए कहीं ना कहीं 18 साल से जो ऊपर के लोग हैं तो उनके लिए वैक्सीनेशन का जो टीकाकरण है वो रुका हुआ है। और कहीं ना कहीं बात करें जिस तरीके से 18 साल से नीचे के लोगों के लिए, उनके लिए भी वैक्सीनेशन का टीकाकरण स्टार्ट करना होगा और कहीं ना कहीं उसके लिए भी जून की एक डेट दी जा रही है और कहीं ना कहीं कोशिश की जाएगी कि जून से बच्चों को यानी कि छोटे 18 साल से नीचे के लोगों के लिए भी टीकाकरण किया जाए, मगर अभी तक दिल्ली सरकार के पास ना तो वैक्सीन है और ना ही सुविधाएं पूरी मिल पा रही है। जी, दूसरी लहर में दिल्ली सरकार के पास वैक्सीन और तमाम सुविधाओं की कमी है, जिस तरह के आपने बताया, लेकिन विशेषज्ञों ने तीसरी लहर के लिए चेता दिया है और कई राज्यों में बच्चे भी संक्रमित हुए हैं। दिल्ली का अगर ऐसा कोई दिल्ली में मामला आता है तो उससे निपटने के लिए सरकार किस तरह से प्रयासरत है? देखिए, बिल्कुल सही कहा आपने। यहाँ पर बात करें तीसरी लहर की, तो तीसरी लहर के लिए कहीं ना कहीं दिल्ली सरकार जद्दोजहद करती नजर आ रही है, क्योंकि लगातार कहीं ना कहीं केंद्र सरकार से गुहार लगाई जा रही है, केंद्र सरकार से कहा जा रहा है कि वैक्सीन उपलब्ध कराई जाए, मगर जिस तरीके से केंद्र सरकार की तरफ से वैक्सीन की कमी बताई जा रही है, दिल्ली सरकार को कहा जा रहा है कि दिल्ली सरकार को उसको वैक्सीन दे रही है, मगर दिल्ली के पास कहीं ना कहीं वैक्सीन नहीं है और कहीं ना कहीं उसके लिए कहीं ना कहीं दिक्कतें आ रही हैं। मगर लगातार जिस तरीके से दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार के बीच में कमी है या फिर कहे तालमेल का कमी है, तो कहीं ना कहीं खलती हुई नजर आ रही है और कहीं ना कहीं उसी को लेकर अभी तक वैक्सीनेशन का काम जो होना चाहिए था वो कहीं ना कहीं रफ्तार नहीं पकड़ता नजर आ रहा है। और जिस तरीके से तीसरी लहर आने वाली है, यानी विशेषज्ञों ने जिस तरीके से कहा है कि बच्चों के लिए तीसरी लहर घातक है, तो कहीं ना कहीं स्थिति बिल्कुल कंट्रोल करनी चाहिए थी केंद्र सरकार को भी और दिल्ली सरकार को भी, मगर अभी भी कहीं ना कहीं दोनों ही सरकारों के बीच में तालमेल नहीं है, जिसकी वजह से खामियाजा जो है वो जनता को भुगतना पड़ रहा है। जी राजीव, दिल्ली में स्थिति तमाम हालात जो हैं वो काफी खराब दिखाई दे रहे हैं। लगातार केजरीवाल सरकार से अपील करते नजर आते हैं कि उन्हें ऑक्सीजन चाहिए, वैक्सीन चाहिए। फिलहाल की स्थिति भी काफी दुर्भाग्यपूर्ण दिल्ली में है। राजधानी है दिल्ली जिसमें ऐसी स्थिति देखने को मिल रही है। आगे क्या कुछ प्लान है सरकार के, उस पर भी अभी सरकार प्रयासरत है, कोई अभी प्लानिंग आगे की नहीं की गई है। तो किस तरह से हम तीसरी लहर से निपट सकते हैं, ये बड़ा सवाल खड़ा होता है। और इसी बीच कल जिस तरह से शिक्षा मंत्रियों की बैठक हुई है उसमें 1 तारीख को ऐलान कर दिया गया है कि 1 तारीख को जो सीबीएसई के एग्जाम्स होंगे प्लस 2 के बच्चों के, उसकी भी तारीखों का ऐलान किया जा सकता है। ये भी कयास लगाए जा रहे हैं। तो किस तरह से स्थिति से निपटा जा सकता है इस समय? जिस तरीके से बात करें सीबीएसई की बोर्ड के एग्जाम की, तो कहीं ना कहीं दिल्ली सरकार की तरफ से कोशिश जरूर की जा रही है, क्योंकि अभी तक बच्चों के लिए वैक्सीनेशन का टीकाकरण नहीं है। और दूसरी तरफ कहीं ना कहीं विशेषज्ञों की बात माने तो कहीं ना कहीं ये भी कहा जा रहा है कि बच्चों के लिए तीसरी लहर घातक है, मगर कहीं ना कहीं दिल्ली सरकार जद्दोजहद कर रही है, जिसकी वजह से उसको कहीं ना कहीं दिक्कतें हो रही है। मगर केंद्र सरकार की तरफ से अगर वैक्सीन उपलब्ध कराई जाती है 18 साल से ऊपर के लोगों के लिए, और जल्दी से जल्दी जैसे ही बोर्ड के एग्जाम के लिए कहा गया है कि सीबीएसई के एग्जाम हो गया और उसकी डेट भी जून में डिसाइड की जाएगी, तो कहीं ना कहीं लगता है कि दिल्ली सरकार कितनी बड़ी कोशिश कर रही है। और कोशिश के साथ साथ अगर दिल्ली केंद्र सरकार की तरफ से इसी तरीके से
रवैया बनाया रखा तो कहीं ना कहीं दिक्कतें जरूर आएगी और कहीं ना कहीं तीसरी लहर के लिए बच्चों को कहीं ना कहीं दिक्कतें आएंगी। मगर जिस तरीके से दिल्ली सरकार कोशिश कर रही है उससे लगता नहीं है कि दिल्ली सरकार की कहीं ना कहीं कोई मांग पूरी होगी, क्योंकि अभी तक भारतीय बायोटेक की जब बात करें तो कहीं ना कहीं उनकी तरफ से वैक्सीन नहीं उपलब्ध कराई जा रही है। केंद्र सरकार की बात करें तो केंद्र सरकार की तरफ से वैक्सीन नहीं है, मगर दिल्ली सरकार निरंतर कोशिश कर रही है जनता को वैक्सीन लगाए ताकि दिल्ली की राजधानी जो है उसमें कहीं से कहीं लोगों को राहत मिल सके। जी राजीव, लगातार वैक्सीन पर सवाल उठते हैं कि केंद्र सरकार के पास भी वैक्सीन नहीं है। उन्होंने तो अब स्पुतनिक भी इंपोर्ट कर ली है, उसके बाद भी वैक्सीन की कमी इस तरह से देखने को मिल रही है। चलिए, बहुत शुक्रिया राजीव तमाम जानकारी के लिए, तमाम स्थिति आपने बताई दिल्ली की भी। तो कई इलाकों की हमने आपको स्थिति बताई है, कई राज्यों की जहां पर वैक्सीन की किल्लत भी बरकरार है और अस्पतालों की स्थिति भी फिलहाल कोई सुधार नहीं है। लेकिन बच्चे जिस तरह से संक्रमित हो रहे हैं ये काफी दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है, क्योंकि तीसरी लहर के लिए फिलहाल कह सकते हैं कि भारत तैयार नहीं है। दूसरी लहर से नहीं निपटा जा सका अभी, और तीसरी लहर अगर आ जाती है तो काफी गंभीर स्थिति यहां पर बन जाती है। और अभी कल ही जो रिपोर्ट आई है उसके मुताबिक दूसरी लहर में अर्थव्यवस्था भी बुरे तरीके से प्रभावित हुई है। तो तमाम स्थिति हम आपको बता रहे हैं कोरोना की। दिल्ली, मुंबई और यूपी की हमने स्थिति आपको बताई कोरोना के किस तरह से। हालांकि यूपी में काफी सुविधाएं जो हैं वो लेस हैं। लगातार सीएम कोविड केयर सेंटर्स का दौरा कर रहे हैं और उसी वजह से कोरोना की स्थिति पर भी लगाम है। लेकिन दिल्ली और मुंबई का हाल तमाम संवाददाताओं के द्वारा हमने आपको बताया। उन्होंने ही बताया कि किस तरह के हालात अभी दिल्ली और मुंबई में देखने को मिल रहे हैं। दोनों ही जगह वैक्सीन की मारामारी देखने को मिल रही है। वैक्सीन की कमी, लगातार वैक्सीन पर सवाल उठते नजर आ रहे हैं। ऐसे में क्या तीसरी लहर से निपट पाएगा भारत, ये बड़ा सवाल है, क्योंकि तीसरी लहर में अगर बच्चे संक्रमित होते हैं तो ये काफी दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति और काफी चिंताजनक स्थिति हो जाती है। बच्चे अगर संक्रमित होते हैं तो जो आंकड़ा है मौतों का और संक्रमित होने का वो काफी ज्यादा बढ़ सकता है, क्योंकि जाहिर सी बात है कि अगर बच्चे संक्रमित होते हैं तो बच्चे खुद अस्पताल नहीं जा सकते। बच्चे अगर खेलते भी हैं तो भी वो दूसरों तक संक्रमण को फैला सकते हैं। और अगर बच्चे अस्पताल अकेले नहीं जाएंगे, उनके जो तीमारदार हैं, परिजन हैं, माँ बाप हैं उनके, वो जाएंगे उनके साथ, तो संक्रमण और ज्यादा बढ़ सकता है। ऐसे में स्थिति को किस तरह से सरकार निपटेगी ये देखने वाली बात होगी। और ये बड़ा सवाल है कि किस तरह से तीसरी लहर से केंद्र सरकार और राज्य सरकारें निपटती हैं। एक तरफ कोरोना तो दूसरी तरफ ब्लैक फंगस ने चिंता बढ़ा दी है और अब तीसरी मार बच्चों पर। कोरोना की मार अब बच्चों तक भी पहुंच गई है। कोरोना के निशाने पर नौनिहाल अब बताए जा रहे हैं। 3 राज्यों से चौंकाने वाले आंकड़े सामने आए हैं। उत्तराखंड, मध्य प्रदेश और राजस्थान, तीनों ही जगह बच्चे संक्रमित हुए हैं और कुछ ही दिनों में ये आंकड़ा हजारों पर पहुंच गया है। दौसा में 22 दिन में 300 बच्चे संक्रमित हुए और वहीं राजस्थान के सीकर में 83 दिन में 1757 बच्चों के संक्रमित होने की खबर है। बात उत्तराखंड की करें तो उत्तराखंड में मात्र 20 दिनों में 2044 बच्चे संक्रमित हुए। मध्य प्रदेश के सागर जिले में 30 दिन में 302 बच्चे संक्रमित हुए हैं। हालांकि गनीमत ये रही है कि ये बच्चे सामान्य उपचार के बाद ठीक हो रहे हैं, लेकिन कई जगह ऐसी भी है जहां पर इलाज के बाद बच्चों की मौत की खबर भी सामने आई है, जो काफी दुर्भाग्यपूर्ण, काफी चिंताजनक ये विषय बनता जा रहा है। ब्लैक फंगस का खतरा लगातार बढ़ता जा रहा है। स्थिति जो है कोरोना की कहा जा सकता है कि अब सरकार के हाथों में नहीं रही। ये स्थिति लगातार बेकाबू होती जा रही है और इसी बीच सरकार की आगे की क्या तैयारियां हैं इसके बारे में अभी तक कोई प्लान, कोई भी जानकारी अभी तक नहीं आई है। चलिए, तो इसी बीच पैनल हमारे साथ मौजूद है, उनसे चर्चा करेंगे इस मुद्दे पर कि कोरोना की स्थिति को किस तरह से निपटा जा सकता है। हमारे साथ ईशान त्यागी जी हैं, पॉलिटिकल एक्सपर्ट हैं ये, बहुत स्वागत है सर आपका। और चंद्रकिशोर ठाकुर हमारे साथ कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए जुड़ चुके हैं, बहुत स्वागत है सर आपका भी। सबसे पहले ईशान त्यागी जी, आपसे मेरा सवाल है, किस तरह से हम इस स्थिति से निपट सकते हैं, क्योंकि दूसरी लहर में हम स्थिति देख रहे हैं लगातार स्थिति बद से बदतर होती जा रही है। कह सकते हैं कि सरकार के हाथों से फिलहाल ये स्थिति अब निकलती नजर आ रही है और इसी बीच अब बच्चे संक्रमित हो गए हैं। तीसरी लहर, मैंने पहले भी आपसे ये सवाल किया था, लेकिन ठीक है आपने इसका फेवर में नहीं कहा था कि तीसरी लहर अभी नहीं कहा जा सकता। अगर नहीं कहा जा सकता तो फिर अगर जिस तरह से बच्चे संक्रमित हो रहे हैं इसको क्या कहा जा सकता है और इस स्थिति से हम किस तरह से निपट सकते हैं?
त्यागी जी। मुस्कान जी, देखिए मैं अपनी बात शुरू करना चाहूंगा ये बोल के कि देखिए भारत एक देश है और हमारी जब हम बोलते हैं अनेकता में एकता है तो हम ये बोलते हैं कि हम साथ जुड़े हुए हैं, तो हमको साथ मिलके इसमें लड़ना पड़ेगा। सबसे बड़ी दिक्कत इस टाइम क्या आ रही है, देखिए कि साथ मिलके केंद्र सरकार लड़ नहीं रही है। मैं आपको बताता हूं कैसे। देखिए जो अब केंद्र सरकार ने बोला कि आप ग्लोबल टेंडर्स निकालिए, तो आज और कल में पंजाब और दिल्ली को मॉडर्ना और फाइजर कंपनी जो है, जब उनको ग्लोबल टेंडर भेजा गया तो उन्होंने मना कर दिया कि हम स्टेट्स को वैक्सीन प्रोवाइड नहीं करेंगे। हम अगर किसी से इंटरेक्शन करेंगे, हम अगर किसी से नेगोशिएशन करेंगे, हम अगर किसी का टेंडर मानेंगे तो वो केंद्र सरकार का टेंडर मानेंगे। ये मॉडर्ना कंपनी और फाइजर कंपनी ने बोला है। तो ये साफ जताता है कि जो केंद्र की पॉलिसी है कि आप ग्लोबल टेंडर रेस करिए, वो सबसे बड़ी फ्लॉड पॉलिसी है, सबसे गलत पॉलिसी है वो केंद्र सरकार की। पहली चीज तो ये। दूसरी चीज ये कि जो B1.617.2 वेरिएंट है, मैं आपको वैक्सीन का वो बता देता हूँ कितना इफेक्टिविटी है। देखिए यूके ने बोला है, यूके में जो साइंटिस्ट हैं और गवर्नमेंट है, उन्होंने बोला है कि इस स्ट्रेन के अगेंस्ट, देखिए इसको इंडियन स्ट्रेन मत बोलिएगा मुस्कान जी, नहीं तो आपको जेल हो सकती है, हमें भी जेल हो सकती है। लेकिन जो ये स्ट्रेन है इसके अगेंस्ट डबल डोज ऑफ वैक्सीनेशन हमको चाहिए होगी, ये यूके ने बोला है। क्योंकि एक डोज ऑफ वैक्सीन जो है वो सिर्फ 30 से 33% तक कारगर है, लेकिन अगर हम 2 डोज लगाएंगे तो वो 80% तक कारगर है। तो ये साफ जताता है कि इस टाइम सबसे ज्यादा जरूरत हर्ड इम्यूनिटी लाने के लिए हमारे को वैक्सीनेशन की है, वैक्सीन की डोजेस की है। अब ये केंद्र सरकार से सवाल पूछा जाए कि वो क्यों पीछे हट रही है अपनी जिम्मेदारी से, वो क्यों अपनी जिम्मेदारी सही रूप से नहीं निभा रही है, क्यों वो देश हित में काम नहीं कर रही है, क्यों वो मुद्दों को भटकाने का काम कर रही है, ये सब सरकार से हमको पूछना चाहिए। और हम आपके चैनल के माध्यम से ये सवाल उठाते रहेंगे और इसी रूप से हम केंद्र सरकार की सकारात्मक आलोचना करते रहेंगे। ठीक है त्यागी जी, बीजेपी से हमारा पक्ष रखने के लिए बीजेपी का भी फिलहाल कोई मौजूद नहीं है, उनको जल्द जोड़ेंगे और उनसे भी सवाल करेंगे। फिलहाल सीके ठाकुर जी आपके पास आना चाहूंगी मैं। विपक्ष की भूमिका निभाते हुए आप किस तरह से इस तीसरी लहर से बचने के लिए सरकार के पक्ष में खड़े हो सकते हैं? हम लोग तो बिल्कुल खड़े हैं, सरकार के साथ हैं। हमारी जितनी भी मतलब कांग्रेस समर्थित जो सरकार जहां जहां है उस जगह देखिए हम लोग बिल्कुल खड़े हैं। अभी जो त्यागी साहब ने कहा बिल्कुल सही बात कहा कि केंद्र सरकार को अभी जो ग्लोबल टेंडर करके जो विदेशों से अन्य देशों से सबसे पहला मुद्दा था उनको कि अभी वैक्सीनेशन के मामले में पूरी तरह से ये इनके प्रकार विद इन 1 मंथ 2 मंथ सब कुछ ये कर लेना चाहिए था, लेकिन ये सब जुमलेबाजी में फंसे हुए। मुझे समझ में नहीं आ रहा है प्रधानमंत्री मोदी जी क्या कर रहे हैं। हम लोग तो उनके साथ देने के लिए तैयार हैं। माननीय सोनिया जी ने लिखा उनको, आप जो तीसरी लहर की बात कह रहे हैं और जो ब्लैक फंगस आया है उस पर आप सचेत होइए, लेकिन ये तो सिर्फ अपनी योजना को गिनाने में लगे हैं। हम ऐसे किए, हम ऐसे किए, हमने ये किया, हमने उज्ज्वला दिया, ये दिया। तो आप क्या कर दिया? सब कुछ हर जगह तो जुमलेबाजी करके इस देश को आप किस मुकाम पर ले गए ये कहना मुश्किल है। लेकिन अभी के वह दौर नहीं है, शिकवा शिकायत की दौर नहीं थी। अभी सारे स्टेट्स को लेकर के, सारे राज्यों के मुख्यमंत्री को मिला करके, सारे राज्यों के स्वास्थ्य मंत्री को साथ रख करके इनको ग्लोबलाइज टेंडर की बात करते तो ये हमेशा कभी ममता बनर्जी इनको नजर आते हैं, कभी नीतीश कुमार नजर आते हैं, कभी हेमंत सोरेन नजर आते, मतलब सबको अलग अलग दृष्टिकोण से देख रहे हैं। मुझे लगता है कि यह प्रधानमंत्री लोगों को भ्रमित करने का काम कर रहे हैं और कुछ भी नहीं कर रहे हैं। जो हमारा तीसरा लहर है, जो 1.2 वेरिएंट का अभी त्यागी साहब ने बताया कि जो अमेरिका ने सचेत किया है, तो इस पर हम लोगों को अभी निश्चित रूप से एक होकर के वैक्सीनेशन जितना जल्दी हो करा करके लोगों को सेव करने की जरूरत है। जी ठीक है सीके ठाकुर जी, हमारे साथ बीजेपी का पक्ष रखने के लिए नवीन श्रीवास्तव जी जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत है सर आपका भी एएनबी न्यूज पर। सर हमारे साथ ईशान त्यागी जी पॉलिटिकल एक्सपर्ट और सीके ठाकुर जी कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए मौजूद हैं। उन दोनों ने एक ही बात कही कि जिस तरह से केंद्र ने कहा था कि ग्लोबल टेंडर निकालिए, वो सबसे बड़ा जुमला है, क्योंकि जो कंपनियां हैं मॉडर्ना और फाइजर दोनों ने पूरी तरह से मना कर दिया है कि वो वैक्सीन नहीं देंगी। आप क्या कहते हैं, क्या वाकई ये जुमला था? क्योंकि अगर राज्य सरकारों ने ग्लोबल टेंडर निकाला तो उनको ये वैक्सीन क्यों नहीं मिली? देखिए उत्तर प्रदेश में हमने 4 करोड़ वैक्सीन के लिए ग्लोबल टेंडर किया है, जिसमें 5 कंपनियों ने भाग लिया था प्रीबिड में। कुछ शर्तें थी उनकी, उसको हमने डाइल्यूट किया है और उत्तर प्रदेश में 4 करोड़ वैक्सीन की सप्लाई होने जा रही है। और रही बात ग्लोबल टेंडर की, तो ग्लोबल टेंडर करने के लिए केंद्र ने सभी राज्यों को कहा था कि 50% हम देंगे, 50% के लिए आप कर सकते हैं। और
कई राज्यों ने किया है। किसी ने सीधे भी बात की थी, अभी आज ही मैंने पढ़ा कि पंजाब को मॉडर्ना ने देने से इनकार कर दिया। तो अब विदेश की कौन सी कंपनियां किसको देना चाहती है, नहीं देना चाहती हैं, यह उनका विषय है। लेकिन सभी राज्य सरकारें स्वतंत्र हैं कि वह अपने राज्य में लोगों को वैक्सीनेशन कराने के लिए ग्लोबल टेंडर करके, क्योंकि जो देश की जो 2 उत्पादक इकाइयां हैं उनसे केंद्र लेके दे ही रही है राज्यों को, लेकिन राज्यों में जहां संख्या ले सकते हैं। ठीक है श्रीवास्तव जी। त्यागी जी इसमें कुछ जोड़ना चाह रहे हैं, त्यागी जी क्या कुछ कहेंगे? श्रीवास्तव जी ने बोला कि उत्तर प्रदेश में 4 करोड़ वैक्सीन का टेंडर रेज किया गया, बात है। जो डिमांड है वो डाइल्यूट करी, ये भी सही बात है। लेकिन कब आएगी वैक्सीन? 26 तारीख तक तो, अभी मई तक तो आपका टेक्निकल बिड है। अभी जब अप्लाई करना है, चाहे आप पहले टेक्निकल बिड अप्लाई करेंगे, उसके बाद आपकी जो रिक्वायरमेंट्स है वो मीटअप होंगी या नहीं होंगी, उसके बाद जो डिस्कशन होगा। पहली बात तो ये कि अभी एकदम से वैक्सीन नहीं आने वाली 4 करोड़ बोल के। मेरा आपको ये सजेशन है कि देश का जो आपको जो लोग सुन रहे हैं इस टाइम एनबी न्यूज के द्वारा, उनको भ्रमित मत करिए। दूसरी चीज इसमें ये है कि देखिए कि उत्तर प्रदेश की सरकार, मैं उत्तर प्रदेश का ही रहने वाला हूँ, उत्तर प्रदेश की सरकार ने बोला है कि जो ट्रांसपोर्ट की जिम्मेदारी होगी वो भी सेलर की होगी। मतलब कि जो मैन्युफैक्चरर है या जो सेल कर रहा है वैक्सीन को, बेच रहा है, उसकी जिम्मेदारी होगी ट्रांसपोर्ट की भी। क्यों? आपके पास लॉजिस्टिक्स की कमी है क्या? आपका जो प्रशासन है वो कमजोर है? दूसरा सवाल मेरा यहाँ पे ये। तीसरा सवाल मेरा यहाँ पे ये है कि देखिए, अभी श्रीवास्तव जी ने बोला कि शायद उन्होंने पढ़ा नहीं है कि फाइजर और मॉडर्ना ने जो रिस्पांस दिया है, फाइजर और मॉडर्ना ने साफ साफ बोला है कि हम केंद्र सरकार से ही बात करेंगे, हम राज्य सरकारों से बात नहीं करेंगे। तो उत्तर प्रदेश की सरकार हो, चाहे वो पंजाब की सरकार हो, चाहे वो दिल्ली की सरकार हो, इससे हमारा देश डिवाइडेड लगता है कि हम अलग अलग राज्य जाके वैक्सीन की भीख मांग रहे हैं ग्लोब में जाके। तो इससे हमारे जो ये देश हित की बात नहीं है, इससे हमारे देश की गरिमा घटती है। ये केंद्र सरकार को समझना पड़ेगा और केंद्र में बैठी भारतीय जनता पार्टी की सरकार को अब ये बात समझनी चाहिए कि उनको एक भारत को रिप्रेजेंट करके उनको वैक्सीन प्रोक्योरमेंट करे और तब जाके स्टेट को डिस्ट्रीब्यूट करे। और चौथा सवाल मैं श्रीवास्तव जी की बात में निकाल देता हूँ कि देखिए, उन्होंने बोला कि 50% केंद्र सरकार लेगी और 50% स्टेट गवर्नमेंट। शायद श्रीवास्तव जी ने मेरे ख्याल से पॉलिसी नहीं पढ़ी है केंद्र सरकार की। उसमें ये कहता है कि जो प्रोक्योरमेंट होगा वो 50% केंद्र सरकार करेगी, बिल्कुल ठीक बात है, लेकिन 25% स्टेट गवर्नमेंट करेगी और 25% प्राइवेट करेगा। तो स्टेट गवर्नमेंट के हाथ में तो कुछ आया ही नहीं, 25% कुछ भी नहीं होता। तो ये केंद्र सरकार को जिम्मेदारी लेनी चाहिए कि वो कैसे वैक्सीन का प्रोक्योरमेंट करेगी, ग्लोब में जाके भारत को रिप्रेजेंट करेगी या फिर अपनी जिम्मेदारी से पीछे हटती रहेगी। इसी तरह श्रीवास्तव जी क्या कुछ कहेंगे? तमाम सवाल त्यागी जी ने उठाए हैं बीजेपी को लेकर। त्यागी जी ने बहुत अच्छे अच्छे प्रश्न उठाए हैं। पहली चीज तो मैं उनको कहना चाहूंगा, उन्होंने कहा कि आप भ्रमित मत करिए। त्यागी जी से मैं ये उम्मीद करूंगा कि अगर आपके चैनल पर एक बार वह उन लोगों से भी अपील करते जिन लोगों ने वैक्सीनेशन के खिलाफ जनता को गुमराह करने और भ्रमित करने का काम किया, उनसे भी एक बार अपील करते तो शायद बहुत अच्छी अपनी भूमिका निभाते। रही बात उत्तर प्रदेश में 4 करोड़ की, तो त्यागी जी के माध्यम से मैं पूरे आपके दर्शकों को बताना चाहता हूँ कि हमने जो अभी प्री बिड मीटिंग हुई थी, उस मीटिंग में जो अर्नेस्ट मनी थी उसको कम करने की बात 2 कंपनियों से आई थी, उसको हमने कम किया है और 31 तारीख तक संख्या हमने कोई कमी नहीं की है, संख्या 4 करोड़ ही हम दे रहे हैं। उनकी जो टेक्निकल फाइनेंशियल चाहते थे कि अर्नेस्ट मनी को कम करिए, वो हमने किया है। रही बात, एक प्रश्न त्यागी जी ने पूछा कि क्या आपके पास लॉजिस्टिक नहीं है, तो देखिए ये शर्तें विशेषज्ञों से राय लेके, और हम ये चाहते हैं कि जो वैक्सीनों में बहुत कई राज्यों से खबरें आई हैं और आप लोगों ने भी देखा होगा कि वैक्सीन को ठीक तरीके से नहीं लगाया जा सका, उसका उपयोग नहीं हो सका, तो 100% उपयोग सुनिश्चित करने के लिए जिन कंपनियों से हम वैक्सीन ले रहे हैं उनसे ही इस तरह के आप वो इक्विपमेंट दीजिए, इस तरह से आप उसको दीजिए ताकि वो सीधे सेंटर पर जाके वहां पर लोगों को लग सके और उसका 100% उपभोग सुनिश्चित हो सके। रही बात मॉडर्ना और फाइजर की, तो सिर्फ मॉडर्ना फाइजर ही दुनिया में वैक्सीन बनाने वाली नहीं है। इन 2 कंपनियों ने जरूर इस बात को कहा है कि हम राज्य सरकारों को नहीं देंगे, सीधे केंद्र सरकार से देंगे, तो हम उस पर भी विचार करेंगे। अभी जरूरत इस बात की तो है, अगर वो केंद्र सरकार को दे रहे हैं श्रीवास्तव जी, तो फाइजर वैक्सीन जो है वहां पर बच्चों को ये भी वैक्सीन आ गई है। सबसे बड़ा सवाल फिलहाल यही है कि बच्चे संक्रमित होने शुरू हो गए हैं। तीसरी लहर आई है या नहीं वो हम नहीं कह सकते, लेकिन बच्चे संक्रमित होने शुरू हो गए हैं, तो क्यों ना केंद्र ही फाइजर कंपनी से बात करे और वहां की वैक्सीन को इम्पोर्ट करे। आपने स्पुतनिक को इम्पोर्ट किया, सबसे ज्यादा जरूरी अभी फाइजर को इम्पोर्ट करना था क्योंकि बच्चे संक्रमित होने शुरू हो गए हैं।
नहीं देखिए, हम हर संभव, हमको जहां भी आवश्यकता होगी वहां हम बात करेंगे। ठीक है। फाइजर से जी बात करता जी हूं, श्रीवास्तव जी, मैं रोकना चाहूंगी आपको, मैं माफी चाहूंगी आपसे। फिलहाल सीएम योगी की सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं गोंडा से, जहां पर वो कोविड निरीक्षण कोविड केयर सेंटर का निरीक्षण करते नजर आ रहे हैं। यूपी के गोंडा से ये तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर, जहां पर कोविड कमांड सेंटर का निरीक्षण सीएम योगी आदित्यनाथ कर रहे हैं। लगातार बैठकों का दौर जारी है, लगातार योगी आदित्यनाथ निरीक्षण करते नजर आ रहे हैं। कल भी वो बांदा और झांसी जिले के दौरे पर थे, वहां पर भी उन्होंने तमाम तरह की जानकारी ली और जिसके बाद समीक्षा बैठक भी की, और आज भी वो इसी तरह से एक बार फिर से समीक्षा बैठक करते नजर आएंगे। और फिलहाल वो गोंडा जिले के जो दौरे पर हैं, जहां पर तमाम तरह की स्थिति, तमाम तरह का निरीक्षण वो फिलहाल करते नजर आ रहे हैं। सीधी तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं आपको। मौजूदा हालातों का जायजा सीएम योगी आदित्यनाथ ले रहे हैं। वहां पर मरीज भी मौजूद हैं जिनसे सीधे तौर पर सीएम योगी आदित्यनाथ बात करते नजर आ रहे हैं। उनके साथ तमाम मंत्री भी मौजूद हैं, स्वास्थ्य मंत्री भी उनके साथ मौजूद हैं, और तमाम तरह की चीजों का निरीक्षण वो करते नजर आ रहे हैं। अभी आप देख सकते हैं यह नजारा काफी संवेदनशील है, क्योंकि एक सीएम जब सीधे जनता से बात करता है तो वो काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ गोंडा जिले के आज दौरे पर हैं, जहां पर कोविड कमांड सेंटर का निरीक्षण करते नजर आ रहे हैं, और जो भी लोग वहां मौजूद हैं उनसे उनकी स्थिति का जायजा ले रहे हैं। कोरोना पेशेंट वहां पर मौजूद हैं, उनसे उनकी स्थिति का जायजा लिया जा रहा है, और तमाम तरह का हालचाल सीएम योगी आदित्यनाथ उनसे पूछते नजर आ रहे हैं। कोविड प्रोटोकॉल का पूरी तरह से पालन किया जा रहा है, आप अपने टीवी स्क्रीन पर पूरी तरह से देख सकते हैं। चलो तो एक बार फिर से मुद्दे की ओर रुख करेंगे। हमारे साथ तमाम पैनल मौजूद हैं, उनसे बातचीत करेंगे। श्रीवास्तव जी, आपसे मेरा सवाल था, बच्चों के लिए फाइजर वैक्सीन क्यों नहीं आ रही है? श्रीवास्तव जी, सुन पा रहे हैं आप मुझे? चलिए, संपर्क उनसे टूट गया है, उनको दोबारा जोड़ने की कोशिश करेंगे। आपके पास एक बार फिर से आना चाहूंगी त्यागी जी, आप उनकी बात में कुछ जोड़ना चाह रहे थे। मुस्कान जी, मैं आपको बता देता हूँ, जो श्रीवास्तव जी ने बहुत एक स्टेटमेंट दी कि फाइजर और मॉडर्ना ही कोई दो कंपनी नहीं है जिनसे हम वैक्सीन ले सकते हैं। देखिए, इस तरह की स्टेटमेंट जब भारतीय जनता पार्टी के लीडर देते हैं या उनके प्रवक्ता देते हैं तो देखिए क्या मैसेज जाता है, कितना खराब मैसेज जाता है। हम ये बोल रहे हैं कि वो जो दो वैक्सीन जो सबसे इफेक्टिव वैक्सीन है विश्व में, क्योंकि वो mRNA वैक्सीन है, अगर हम यही बोल देंगे कि वो मतलब देखिए, जो सत्ताधारी पार्टी है उसके प्रवक्ता यही बोल देंगे कि वही दो कंपनी नहीं है और भी कंपनियों से हम ले सकते हैं, तो वो तो जाके बोल देंगे कि आप ले लीजिए। देखिए, विश्व में इस टाइम वैक्सीन की कमी है। आपको सबसे पहली चीज ये है कि देखिए, अगर आप मॉडर्ना और फाइजर में, जैसे यूएस में हमारे पेटेंट को वेस्ट है, तो आप मैन्युफैक्चरिंग की कैपेसिटी बढ़ाइए ना उत्तर प्रदेश में। किसने मना किया है? इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आपको सीधा सीधा बोला है कि क्यों हमारी जो मैन्युफैक्चरिंग की कैपेसिटी है वो बढ़ाई नहीं जा रही, क्यों सरकार इन्वेस्टमेंट नहीं कर रही है मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी बढ़ाने में। दूसरी चीज अब उन्होंने ये बोली थी यहाँ पर कि हम 4 करोड़ वैक्सीन का उन्होंने ऑर्डर दिया है उत्तर प्रदेश में। मैं उत्तर प्रदेश के रहने वाला हूँ, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया, 22 से 25 करोड़ जनता है उत्तर प्रदेश में, और 70% को अगर हर्ड इम्यूनिटी लाना है तो आप 4 करोड़ वैक्सीन कम पड़ेंगी। पहली बात तो ये। दूसरी चीज ये कि आप देखिए, पिछले साल से लॉकडाउन चल रहा है और जिस तरह की महामारी चल रही है, बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे हैं। ये चीजें जो हैं ये देश हित में नहीं हो रही हैं चीजें। जो बच्चे हैं, ये जो बच्चे आगे आने वाले टाइम में जिनको पढ़ के बड़ा बनना चाहिए, जो देश का भविष्य बनेंगे, वो स्कूल नहीं जा पा रहे हैं, और वो 15 साल बाद हमको उसके जो इफेक्ट है वो दिखेंगे कि हमारे देश का जो स्किल बिल्कुल त्यागी जी, ठीक है जी। हमारे साथ सीके ठाकुर जी भी मौजूद हैं। सीके ठाकुर जी, राजस्थान में इस समय बच्चे बहुत ज्यादा संक्रमित हो रहे हैं, क्या कर रही है गहलोत सरकार? क्योंकि आप देख सकते हैं, मैं आपको अगर आंकड़े बताऊं तो राजस्थान के दौसा जिले में 22 दिन में 300 बच्चे और सीकर जिले में 83 दिन में 1757 बच्चे संक्रमित हुए हैं। हालांकि इलाज के बाद कुछ बच्चे ठीक हुए हैं, लेकिन कई बच्चों की मौत की भी खबर है। इस तरह के आंकड़े जब आते हैं तो सरकार पर सवाल उठना लाजमी है। और दूसरी बात, ये आंकड़े काफी चौंकाने वाले हैं, क्योंकि इस तरह के आंकड़े जब आते हैं, बच्चे काफी ज्यादा संक्रमित होने लगे हैं, तो ये काफी चिंता का विषय है। ये कोविड जो है एक महामारी का रूप लिया हुआ है, वर्ल्ड वाइड महामारी है, और इसमें चूंकि गहलोत जी
अपने से काफी एक्शन लिए हुए हैं, अपना सब कुछ व्यवस्था कर रहे हैं बच्चों के लिए और अन्य लोगों के लिए। जितनी तन्मयता से वो काम कर रहे हैं, उनकी सरकारें काम कर रही है, वो देखने को मिलता। आप देखेंगे फिर से लॉकडाउन उन्होंने बढ़ाया है, तो चैन को तोड़ने का उन्होंने काम किया है। बिल्कुल पूरी तरह से वो काम कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि वो प्रधानमंत्री मोदी जी की तरह इग्नोर कर रहे हैं। जैसे माननीय प्रधानमंत्री जी, मैं आपको बताना चाहता हूं कि जिस ढंग से राम मंदिर में घर घर जाकर के 100 रुपये, 100 रुपये, 200 रुपये चंदा लेकर के उन्होंने राम मंदिर को बनाने के लिए वो काम करने के लिए तत्पर थे। उस पैसे को भी अभी उनको लगा करके जो कह रहे हैं कि राज्य सरकार 50% नहीं है पैसे, कोई बात नहीं, वो हमारे मुखिया हैं इस देश, जो कहते हैं कि हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जो भारतीय जनता पार्टी के लोग पूरी तरह से प्रचार करते हैं। सीके ठाकुर जी, फिलहाल एक ही सवाल मेरा आपसे कि तीसरी लहर से बचने के लिए राज्य सरकार का क्या प्लान है? राज्य सरकार पूरी तरह से, आप देखिए झारखंड में भी हम लोग जो है पूरी तरह से एक अलग उसका वार्ड, कोविड वार्ड बच्चों के लिए बनाने का काम जारी है हम लोगों के लिए। झारखंड में भी है, वहाँ हमारे गहलोत सरकार में भी वहाँ चल रही है। पूरी तरह से लोग सतर्क हैं कि आने वाले समय, आपने खुद भी बताया कि बच्चे ठीक होकर के घर भी वापस जा रहे हैं, तो वो पूरी तरह से कमर कसे हुए हैं जहां जहां हमारी सरकार है। और मैं ऐसा नहीं कहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी की जहां सरकार वो काम नहीं कर रहे हैं, लेकिन जिस ढंग से उत्तर प्रदेश में योगी जी इग्नोरेंस कर रहे हैं, जनता को इग्नोर कर रहे हैं हर क्षेत्र में, ये निश्चित रूप से है कि वो बिल्कुल ही अक्षम मुख्यमंत्री हैं। और ये भारतीय जनता पार्टी के लोग केवल जुमलाबाजी में फंसे हुए हैं, लेकिन हम लोग काम कर रहे हैं जमीनी स्तर पर। हमारे हेमंत सोरेन भी यहाँ काम कर रहे हैं, और जहां जहां हॉस्पिटल है बच्चों के लिए कोविड वार्ड अलग से बनाए जा रहे हैं, बना रहे हैं। हालांकि यहाँ वैसा केस अभी देखने को झारखंड में नहीं मिला है, लेकिन और जो उत्तर प्रदेश, ये हमारा राजस्थान में मिला है, तो उसके लिए गहलोत सरकार काफी काम कर रहे हैं। सीके ठाकुर जी, आपने हेमंत सोरेन का नाम लिया, आपने कहा कि बहुत अच्छा वो काम कर रहे हैं। फिलहाल बच्चे इस तरह से राजस्थान में संक्रमित होते नजर आ रहे हैं और कई अन्य जिलों में भी संक्रमित बच्चे होते नजर आ रहे हैं। इस बीच जब तीसरी लहर आने का अंदेशा है, तो हेमंत सोरेन ऐसे मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने केंद्रीय जो कल शिक्षा मंत्रियों की बैठक हुई, उन बैठक का नतीजा आने से पहले ही साफ कर दिया कि सीबीएसई परीक्षाओं का जो है वो तारीख नियुक्त कर दे, क्योंकि झारखंड में परीक्षाएं होंगी ही। ये खुद हेमंत सोरेन ने कहा है। फिलहाल मैं इसका जवाब लूंगी आपसे। नवीन श्रीवास्तव जी हमारे साथ मौजूद हैं एक बार फिर से। श्रीवास्तव जी, सीधा सवाल मेरा आपसे एक ही है, दूसरी लहर में सरकार साफ तौर पर दिखता है कि फेल होती नजर आ रही है। तीसरी लहर के लिए क्या कुछ आगे की तैयारियां हैं? कोरोना की जब दूसरी लहर आई, कितनी अत्यधिक घातक होगी, कितनी अधिक घातक होगी, इसका पूर्वानुमान लगाने में विशेषज्ञ और कहीं न कहीं सबसे चूक हुई। लेकिन उत्तर प्रदेश में हमने लगातार टेस्टिंग बढ़ा के गांव-गांव जो हमारी समितियां, निगरानी समितियां टेस्टिंग कर रही हैं, और उत्तर प्रदेश में हम रिकॉर्ड 3,17,000 टेस्ट। आपको याद होगा 2020 में जब उत्तर प्रदेश में कोरोना का पहला पेशेंट मिला था, तो हमारे यहाँ टेस्टिंग की सुविधा तक नहीं थी। लेकिन आज हम 200 से अधिक टेस्टिंग लैब के माध्यम 3,17,000 टेस्ट हम प्रतिदिन कर रहे हैं, और उसका एक सुखद परिणाम ये हुआ। फिलहाल आपके पास सिर्फ यूपी, हरियाणा या और अन्य जिलों की, राज्यों की कमान नहीं है, आप केंद्र में हैं। आप केंद्र में पूरी तरीके से ताकतवर रूप से विराजे हुए हैं। आपके पास पूरे भारत की कमान है आपके हाथ में। आप दूसरे राज्यों को क्यों छोड़ देते हैं? आप सिर्फ उत्तर प्रदेश की बात ना करें, आप मुझे ये बताइए कि पूरे देश में जब तीसरी लहर आएगी, उससे बचने के लिए क्या प्लान है केंद्र सरकार का? देखिए, केंद्र सरकार ने सभी राज्यों को तीसरी लहर में क्या क्या दिक्कतें आ सकती हैं उसके बारे में आगाह किया है, और केंद्र सरकार ऑक्सीजन की सप्लाई बेहतर कैसे हो उसके लिए लगातार प्रत्येक जिलों में, देश के सभी जिले में मुख्यालय पर ऑक्सीजन प्लांट की स्थापना हो, इसके लिए लगातार प्रयास रहे। और जो विशेषज्ञों ने एक खतरा बताया है कि इससे बच्चों में संक्रमण की संख्या बढ़ सकती है, इसलिए आईसीयू में, पैट्रियोटिक वार्ड में बेडों की संख्या बढ़ाई जाए, डॉक्टर्स को इस तरह से ट्रेन किया जाए कि वो तीसरी लहर में, और एक नई जो चीजें आई अभी ये ब्लैक फंगस नाम की, इन सारी चीजों से निपटने के लिए लगातार ट्रेनिंग भी हो रही है, ऑक्सीजन की व्यवस्था भी हो रही है। लेकिन जो सबसे बड़ी चीज है जिसके लिए हम सबको काम करना है, मिलकर करना है, उसमें कहीं किसी प्रकार का राजनीतिक भ्रम नहीं होना चाहिए, वो है वैक्सीनेशन। लेकिन दुर्भाग्य है कि मोदी की वैक्सीन है, भाजपा की वैक्सीन है, वैक्सीन लगवाने से लोग नपुंसक हो जाते हैं। या एक बड़ा देखिए, अधिकांश राज्य चाहते हैं कि इसको डिसेंट्रलाइज किया जाए, कांग्रेस की अध्यक्षा सोनिया जी कहती हैं कि इसको सेंट्रलाइज किया जाए। इस प्रकार का भ्रम नहीं होना चाहिए, यह मानवता के खिलाफ
है, ये संग्राम है और मानवता को बचाने के लिए हम सबको मिलकर एक साथ समन्वित प्रयास करना है। इसमें तेरा मेरा मेरे द्वारा शासित तेरे द्वारा शासित नहीं। और मैं आपको बताना चाहूंगा कि केंद्र ने कहीं भेदभाव नहीं किया। देश में सबसे अधिक संक्रमण जिस राज्य में था, महाराष्ट्र में, सबसे ज्यादा वैक्सीन महाराष्ट्र को दी गई। सबसे बड़ी जबकि उससे दोगुनी आबादी उत्तर प्रदेश की है, उसको महाराष्ट्र की आधी दी गई। तो कहीं भेदभाव नहीं केंद्र सरकार ने किया। केंद्र सरकार ने जहां जैसी जो आवश्यकता थी उस हिसाब से वैक्सीन की सप्लाई की और राज्यों को जिस प्रकार की जरूरत है ऑक्सीजन, इन सारी चीजों पर भी काम किया जा रहा है। लेकिन श्रीवास्तव जी, तमाम तरह की स्थिति हम देखते नजर आ रहे हैं। अभी आपसे पहले हमने हमारे तमाम रिपोर्टर्स से बात की थी। दिल्ली और मुंबई, महाराष्ट्र में तमाम तरीके से उन्होंने साफ तौर पर कहा कि वैक्सीन की कमी है, वैक्सीनेशन सेंटर बंद है, तमाम तरीके की मुश्किलें वहां पर आ रही हैं। ना उनके पास बेड मौजूद है, ना वेंटिलेटर है, सुविधाएं नहीं मिल पा रही हैं। किस तरह की सुविधाएं आप दे रहे हैं? सुविधाएं जब लोगों को मिल ही नहीं पा रही हैं, ठीक है, इसका जवाब भी मैं आपसे लूंगी। त्यागी जी, आपके पास आना चाहूंगी। वैक्सीनेशन की कमी लगातार देखने को मिल रही है। फिलहाल वैक्सीन देश में नहीं है। दिल्ली में और मुंबई में वैक्सीनेशन सेंटर पूरी तरह से बंद किए जा चुके हैं। 18+ से ऊपर वालों को वैक्सीन नहीं लग पाई है, कईयों को पहली डोज लगी है तो दूसरी डोज नहीं लग पाई है। इस बीच तीसरी लहर अगर आती है तो हम किस तरह से निपट पाएंगे, क्योंकि सरकार तो पूरी तरह से फेल है, ये कहने में कोई दो राय नहीं है। मुस्कान जी, आपने जिस तरह से बोला कि देखिए दिल्ली में वैक्सीनेशन सेंटर 18 से 44 उम्र के लोगों के लिए बंद हो गए हैं। मैं आपको बता देता हूं कि जो कोवैक्सीन है वो जो 45 से ऊपर वाले लोग हैं उसके लिए भी सेंटर बंद हो गए हैं। कोवैक्सीन भी अवेलेबल नहीं है दिल्ली में, आज ही की रिपोर्ट है ये। और थोड़ी बहुत कोविशील्ड बची है, वो भी मेरे ख्याल से 7 दिन की बची है। तो ये केंद्र सरकार बताए कि वो कब वैक्सीन की जो सप्लाई है उसको रिप्लेनिश करेगी। अब आई बात तीसरी लहर की। देखिए तीसरी लहर में हालांकि मेरे को नहीं लगता कि बहुत कुछ किया जा रहा है अभी, लेकिन मैं बता दूं क्या क्या करना चाहिए केंद्र सरकार को, जो हमारा मानना है। देखिए जो संपन्न देश, देखिए वेव 2 जो थी वो बड़े देशों में बहुत पहले आ चुकी थी, जो डेवलप्ड कंट्रीज में बहुत पहले आ चुकी थी, वहां से सीखना चाहिए था। ये जो चूक हुई इसको अच्छा किया श्रीवास्तव जी ने, एक्सेप्ट कर लिया कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार से चूक हुई, अच्छी बात है। अब जो है कि वेव 3 में हम क्या करें? वेव 3 में हमको ये करना चाहिए कि वैक्सीनेशन का जो प्रोक्योरमेंट है वो केंद्र की सरकार करे, हम भारत की तरह जाके रिप्रेजेंट करें पूरे विश्व में और हम वैक्सीन मांगे कि हाँ हमें वैक्सीन चाहिए, हम इन्वेस्टमेंट है अपने मैन्युफैक्चरिंग प्लांट में। दूसरी चीज हम क्या करें? दूसरी चीज हम ये करें कि जो हमारे जो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है, जब खासकर ग्रामीण क्षेत्रों में, ग्रामीण क्षेत्रों में इस बार कोरोना वायरस ने सबसे ज्यादा मार मारी है, उत्तर प्रदेश में भी, हरियाणा में भी, पंजाब में भी, हर जगह, वहां पे हम हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाएं, हम मैन पावर बढ़ाएं, हम डॉक्टर्स बढ़ाएं, नर्सेज बढ़ाएं, हम मेडिकल स्टाफ पूरा हमको रैंप अप करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि हमारे पास ज्यादा टाइम नहीं है, 4 से 5 महीने, 6 महीने, क्योंकि हम फिर मार्केट खोलेंगे और फिर से वेव आएगी। तीसरी चीज जो आखिरी बहुत महत्वपूर्ण चीज है, मैं केंद्र सरकार को बोलना चाहता हूं, ये करे कि देखिए जो बाहर के देश है उन्होंने कोरोना वायरस को थोड़ा संक्रमण को रोका है और अपनी जो राजनीतिक विल पावर है उससे रोका है। तो केंद्र सरकार क्या करे कि वहां के जो डॉक्टर्स हैं उनसे ट्रेनिंग प्रोग्राम्स करवाए डॉक्टर्स का भारत में, और भारत के डॉक्टर्स जो ग्रामीण क्षेत्रों के डॉक्टर हैं हर क्षेत्र में जाके हम ट्रेनिंग दें, क्योंकि ट्रेनिंग की सबसे ज्यादा जरूरत है और पैनिक करने की सबसे ज्यादा जरूरत नहीं, ट्रेनिंग की सबसे ज्यादा जरूरत है। पैनिक में आके कोई सी भी दवाई ना लिखें डॉक्टर, अगर जो डॉक्टर जो प्रिस्क्राइब्ड मेडिसिन है IMA द्वारा या फिर हमारी हेल्थ मिनिस्ट्री द्वारा, उन्हीं को प्रिस्क्राइब करें, इससे क्योंकि हम कालाबाजारी भी हमको रोकनी होगी साथ साथ। अभी आप अगर आप देखें जो एम्फोटेरिसिन दवाई है, जो ब्लैक फंगस की दवाई है, उसमें कालाबाजारी शुरू हो गई है। तो केंद्र सरकार को इन सब चीजों पर ध्यान देना पड़ेगा। जब रेमडेसिविर की आप नहीं रोक पाए तो आपने कुछ तो सीखा होगा ना वहां से, तो अब आप कम से कम एम्फोटेरिसिन की तो रोक लीजिए कालाबाजारी। तो ये सब चीजें सरकार को माननी चाहिए। अच्छा हुआ श्रीवास्तव जी ने माना कि हमसे चूक हुई, लेकिन अब सबसे अच्छी बात यह है कि अब चूक के बाद आपको सीखना पड़ेगा आगे। सीके ठाकुर जी, आपके पास आना चाहूंगी। तमाम नवीन श्रीवास्तव जी की बातें आपने सुनी हैं, आपकी क्या प्रतिक्रिया है उनको लेकर? तीसरी लहर से बचने के लिए केंद्र के साथ मिलकर आप क्या कुछ कर सकते हैं और किस तरह से केंद्र को काम करना चाहिए राज्य सरकार के साथ मिलकर? क्योंकि दूसरी लहर में अगर अर्थव्यवस्था भी आपने देखा होगा कि काफी गिर गई है, जो रिपोर्ट सामने आई है, अर्थव्यवस्था भी पूरी तरीके से नीचे जा चुकी है और इसी बीच तालमेल की कमी बहुत ज्यादा केंद्र और राज्य सरकारों में देखने को मिली है, चाहे वो विपक्षी पार्टी हो चाहे कोई भी पार्टी हो। अब केंद्र और राज्य सरकार यानी बीजेपी और कांग्रेस मिलकर किस तरह से स्थिति से बचा सकते हैं, इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? साथ मिलकर काम तो करना ही चाहिए इस मुद्दे पर, चूंकि ये मानवता का मुद्दा है, ये पूरे देश के लिए, चूंकि आने वाले जो हमारी पीढ़ी है, जो हमारे बच्चे हैं, वो जब अपंग हो जाएंगे, उनकी स्थिति दयनीय हो जाएगी, तो फिर हमारा जनरेशन ही खराब हो जाएगा, भारतवर्ष बिल्कुल बर्बादी को चले जाएगा। तो हम पूरी तरह से, हमारी सरकार
अन्य मुद्दों पर भी यदि वो चाहें, लेकिन उनको हाथ उठाने की जरूरत नहीं है। मैं बार बार कहना चाहता हूं कि माननीय प्रधानमंत्री जी बिल्कुल सब कुछ श्रेय अपना लेना चाहते हैं। अपना श्रेय लेने की जरूरत नहीं है। लीजिए, आपके एजुकेशन मिनिस्टर, आपके हेल्थ मिनिस्टर, सब लोग को श्रेय दीजिए, सबको बोलने दीजिए, सबको बात करने दीजिए। आप कह रहे हैं कि राज्य सरकार को कि आप अपना ग्लोबल टेंडर करा करके अपना काम निकाल लो, ये इससे बचने की जरूरत है। वैक्सीनेशन, जैसे अभी त्यागी साहब ने कहा कि उत्तर प्रदेश में 4 करोड़, जो श्रीवास्तव साहब ने रिपोर्ट दिया, तो 4 करोड़ से क्या होगा, जहां 25 करोड़ की आबादी है, तो वैसे में 4 करोड़, तो वैक्सीनेशन बढ़ाने की जरूरत है। हम लोग उनके बिल्कुल साथ हैं, प्रधानमंत्री जी के साथ है, भारतीय जनता पार्टी के साथ है। यहाँ पर आज भी जो हम झारखंड में रह रहे हैं, तो हमारे भारतीय जनता पार्टी के साथी, कांग्रेस के साथी, अन्य दल के साथी मिलजुल कर कोविड सेंटर पे काम कर रहे हैं, लोगों को काम करवा रहे हैं, राशन बंटवा रहे हैं, दवाइयां वितरित करवा रहे हैं, ये सब कुछ चल रहा है। मानवीय संवेदना को तो बिल्कुल बरकरार रखना चाहते हैं और रखेंगे भी, क्योंकि इससे भारतवर्ष बढ़ेगा। लेकिन मुस्कान जी, मैं एक बात आपको बताना चाहता हूं कि ये माननीय प्रधानमंत्री जी इतना व्यवसायिक कैसे हो गए। जो आदमी जो कहते हैं कि हमारे विश्व गुरु बन गए, वो बार बार मीडिया में कई जगह से लाते हैं कि वो विश्व गुरु बन गए, विश्व गुरु बन गए। अभी देखे हम 3-4 दिन पहले काफी उनका डंका बजने लगा फिर से। ये डंका बजाने का नहीं है प्रधानमंत्री का, ये हमारे बच्चों को, जो आपने कहा तीसरी लहर, कि तीसरी लहर से बचाने की जरूरत है और हम लोग मिलजुल के काम करेंगे। उनके लिए हमेशा खड़े हैं। वो हमें आदेश करेंगे आपको ये करना, हम लोग करेंगे, लेकिन उनको साथ देने की जरूरत है। श्रीवास्तव जी, आपसे मैं जानना चाहूंगी, कांग्रेस से सीके ठाकुर है, उन्होंने साफ कहा है कि वो केंद्र के साथ मिलजुल कर खड़े हैं और तमाम तरह की हमने स्थिति भी देखी, 12 दलों ने मिलकर आपको सुझाव भी दिए थे, लेकिन उन सुझावों को कांग्रेस ने बिल्कुल भी नहीं माना। माफ कीजिएगा, बीजेपी ने बिल्कुल भी नहीं माना। कांग्रेस और 12 दलों ने जो मिलकर सुझाव दिए थे, और उसके बाद सीएम केजरीवाल ने जिस तरह का ट्वीट किया था, उस पर भी बवाल हो गया। किस तरह से केंद्र काम क्यों नहीं कर रही है, तालमेल की कमी क्यों देखने को मिल रही है? और तीसरी लहर में अगर इस तरह के तालमेल की कमी देखने को मिली, तो जो हालात होंगे, जो स्थिति वहां की होगी, उसका अंदाजा भी नहीं लगाया जा सकता। श्रीवास्तव जी, देखिए, मैं सबसे पहले बताना चाहता हूं कि पहली लहर के बाद पीएम केयर फंड जो बनाया गया, पीएम केयर फंड के माध्यम से सभी राज्यों को वेंटिलेटर दिए गए, लेकिन बहुत सारी तस्वीरें आपने भी अपने चैनल पर दिखाई होंगी, अखबारों में आपने देखी होगी, पंजाब की भी है, दिल्ली की भी है, महाराष्ट्र की, कई राज्यों की है, कि वेंटिलेटर स्टोरेज में पड़े हुए हैं, उनका कहीं उपयोग नहीं हो रहा है। तो इस स्थिति से बचना चाहिए, पहली चीज। दूसरी चीज, त्यागी जी ने बहुत अच्छी बात कही कि डॉक्टर्स की संख्या, टेक्निकल स्टाफ की संख्या, तो डॉक्टर रातों रात नहीं बन जाएंगे और न टेक्निकल स्टाफ, लेकिन हमारा प्रयास यह है कि जो आयुष डॉक्टर हैं उनको भी इसकी ट्रेनिंग देके, उनको भी इसमें, क्योंकि उनको कुछ डॉक्टरी के, मेडिकल के विषय में पता है, उनको भी हम ट्रेन करके, क्योंकि रातों रात डॉक्टर 6 साल से पहले तो कोई एमबीबीएस डॉक्टर बनेगा नहीं, न रातों रात आपके पास इसके पैरामेडिकल स्टाफ ट्रेंड आ जाएंगे। तो हमको मिलके काम करना है, मिलके काम कर रहे हैं। बार बार वैक्सीन की बात आ रही है। उत्तर प्रदेश में 4 करोड़ वैक्सीन के ऑर्डर, क्योंकि 25 करोड़ की आबादी है, आप वैक्सीन को स्टोर लंबे समय तक नहीं कर सकते हैं, उसको फेज वाइज हमको करना है। इसलिए हमने 4 करोड़ वैक्सीन के लिए किया था। हम स्वदेश से भी वैक्सीन हमको मिल रही है और हम वैक्सीनेशन काम कर रहे हैं। एक बात मैं बहुत अच्छी आपने डिबेट कराई, मैं त्यागी जी के सुझावों से सहमत हूं। मैं निश्चित रूप से सरकार इस दिशा में काम कर रही है, लेकिन त्यागी जी, आपसे और हमारे जो कांग्रेस के मित्र बैठे हैं, मैं सिर्फ ये अनुरोध करना चाहता हूं कि इस लड़ाई को राजनीतिक तरीके से भ्रम फैलाने का काम न किया जाए। स्वीकार कर सुधार, हम अगर स्वीकार कर रहे हैं कि हमसे चूक हुई, हम सही आकलन नहीं कर पाए, तो कांग्रेस और सपा के बड़े नेताओं को भी इसको स्वीकार करना चाहिए कि वैक्सीन को लेके हमने जनता को गुमराह करने की गलती की है, अब वैक्सीन लगवाई जाए। खुद वैक्सीन लगवाएं, सोशल मीडिया पर अपनी तस्वीरें डालें, लोगों को जागरूक करें। उत्तर प्रदेश में कई गांव में जब टेस्टिंग की टीमें गई, इन लोगों के भ्रम फैलाने की वजह से गांव वालों ने उनके साथ मारपीट कर ली। तो ये परिस्थितियां ना हो। ये तो देखिए श्रीवास्तव जी, हर जिले का, हर राज्य का हाल है, क्योंकि लोगों में जागरूकता कम है। तो अगर मारपीट जैसी कोई स्थिति सामने आती है, तो ये तो जागरूकता की कमी है। इस पर हम कोई भी राजनीतिक दबाव नहीं बना सकते और ना ही किसी पार्टी को कह सकते हैं। लेकिन जो बातें आपने कही, आपने माना कि चूक हुई है, बेहद दरियादिली की बात आपने कही यहाँ पर कि आपसे चूक हुई। अब आप मुझे ये बताइए कि जो आपसे चूक हुई है, उसको सुधारने के लिए आप क्या करेंगे? देश में वैक्सीन की कमी कब पूरी होने जा रही है? वैक्सीन की कमी के लिए आप देखिए, मैं बता दूं आपको, माननीय सर्वोच्च न्यायालय में कई जनहित याचिकाएं दायर हुई थी वैक्सीन को लेके, और हमारी केंद्र सरकार ने पूरा रोड मैप रखा है सर्वोच्च न्यायालय में। सर्वोच्च न्यायालय ने उसको जस्टिफाई भी किया। हमारा टारगेट है कि 95 करोड़ लोगों के लिए 217 करोड़ वैक्सीन
दिसंबर 2021 तक हमें उपलब्ध हो जाएगी। उसका पूरा रोड मैप सरकार ने सर्वोच्च न्यायालय में रखा है। श्रीवास्तव जी, दिसंबर में अगर वैक्सीन उपलब्ध होती है तो उससे पहले की जो स्थिति आप अंदाजा लगा सकते हैं? दिसंबर में अभी कितने महीने बाकी हैं, कितना समय बाकी है? उससे पहले जो स्थिति खराब होगी उसमें आप क्या करेंगे? उसके लिए क्या प्लान है सरकार का? जुलाई में कितनी लगेगी, जून में कितनी लगेगी, वो पूरा रोड मैप हमने दिया है, पूरा उसको सर्वोच्च न्यायालय ने भी एक्सेप्ट किया है। और हमारा आपने रोड मैप तैयार कर दिया है श्रीवास्तव जी, लेकिन सबसे बड़ी बात यही है कि वैक्सीन होगी तभी तो रोड मैप काम आएगा, तभी तो लोगों को वैक्सीन लग पाएगी। अभी जी, अभी करोड़ों की आबादी में हम लाखों लोगों तक भी, जी श्रीवास्तव जी, करोड़ों की आबादी में हम लाखों लोगों तक भी वैक्सीनेशन का काम नहीं पूरा कर पाए हैं। 150 से ज्यादा दिन वैक्सीनेशन को ड्राइव को चले को हो गए हैं, उसके बावजूद भी हम ये जो काम है ये पूरा नहीं कर पाए हैं, तो ये काफी दुर्भाग्यपूर्ण बात है। फिलहाल आप तीनों का बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, बहुत बेहतर डिबेट आपने की। फिलहाल शायद ये पहली बार ही ऐसा हुआ होगा कि बिना किसी आपसी मतभेद की ये डिबेट हुई है, और बहुत अच्छी डिबेट आप सबने की, बहुत शुक्रिया उसके लिए। और मेरे साथ बस इतना ही, आप देखते रहिए एनबी न्यूज। नमस्कार।